2024 के लोकसभा चुनाव में एक जो प्रोमिनेंट इशू उभर कर खड़ा हो गया और जिसको लेकर काफी विवाद भी हो रहा है वो ये कि आखिर ओबीसी का भला कैसे हो सकता है। राहुल गांधी आजकल बार बार कह रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी अगर उनको न्याय देना है तो क्रांति करनी होगी, और ये क्रांति का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा खतरनाक है। एक तरह से कई बार वो वर्ग संघर्ष की स्थिति तक पहुंच जाता है। यहां तक कह दिया गया कि चूंकि सवर्णों के हाथ में पूरा का पूरा मेरिट का सिस्टम है, इवैल्यूएशन का सिस्टम है, इसलिए ओबीसी को जस्टिस नहीं मिल पाता, इसलिए एससी एसटी को जस्टिस नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ बीजेपी है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि खुद ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं, पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रतिनिधित्व अगर आप देखें तो देश में जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है उस पर एक आदिवासी बैठी हुई है, द्रौपदी मुर्मू, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ऐसे में जो ये पूरा का पूरा नैरेटिव है कि कौन भला कर रहा है ओबीसी का, कौन है आखिर में खैरख्वाह, रिकॉर्ड क्या कहता है। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी नलिन मेहता जो कि मनी कंट्रोल के मैनेजिंग एडिटर भी हैं, साथ में न्यू बीजेपी इनकी जो पुस्तक है वो काफी जबरदस्त रिसर्च वर्क है आखिर मोदी की अगुवाई में जो पूरी की पूरी बीजेपी पूरे देश में फैली और पिछले 10 साल से पावर में है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से, जिस आक्रामक अंदाज में एक तरह से कह सकते हैं कि उस्केर रहे हैं राहुल गांधी ओबीसी, एससी, एसटी के इशू को लेकर, अगर हम एक तरफ कांग्रेस का रिकॉर्ड देखें, चूंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ उसके बाद से जो है अगले 5 दशक तक कांग्रेस जो है पावर सिस्टम में रही, उसने रूल किया, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है जो कि 2014 से देश के प्रधानमंत्री। आखिर ओबीसी, एससी, एसटी का वेलफेयर का तरीका क्या हो सकता है, उनके अपलिफ्टमेंट का तरीका क्या हो सकता है, वो रास्ता जो राहुल गांधी बता रहे हैं या फिर वो रास्ता जिस पर कि मोदी चल रहे हैं या फिर वो जिसके सहारे जो है अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं इन कम्युनिटीज का। मुझे जी 3 या 4 मुख्य मुद्दे हैं। एक होती है कहनी और एक होता है कथनी। जो राहुल गांधी कह रहे हैं और मोदी जी जो कर रहे हैं उसमें आप अंतर देखिए। पहली बार, जैसे आपने कहा, मोदी जी देश के दूसरे ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। पहले ओबीसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल खत्म किया और 2 टर्म खत्म करे, अब तीसरे टर्म के लिए चुनाव हो रहा है। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया क्या इस देश में? दूसरी चीज़ ये, अगर जो नई बीजेपी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो नई बीजेपी का एक विस्तार हुआ, आप उसमें देखिए ओबीसीज की भागीदारी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक कड़ी है उसके अंदर। अगर आप नंबर्स के आप देखें आज की डेट में, इस चुनाव में अगर आप ओबीसी कैंडिडेट देखें, कांग्रेस ने कितने उतारे हैं और भाजपा ने कितने उतारे हैं, तो भाजपा ने ज़्यादा ओबीसी कैंडिडेट उतारे एज अ परसेंटेज, नॉट जस्ट एज अ टोटल, कंपेयर टू कांग्रेस। दूसरी चीज़, अगर आप भाजपा के एमपीज देख लीजिए, 29% भाजपा के एमपीज ओबीसी हैं, 27% उनके एमएलएज हैं देश में, 1358 एमएलएज हैं देश में भाजपा के, उसमें से 27% ओबीसी हैं, और टोटल एमएलसी जो है 163, उसमें से करीब 45% ओबीसीज हैं। तो भाजपा ने जो भागीदारी बढ़ाई है हर लेवल, हमने जब नए बीजेपी का जब शोध किया था तो हमने देखा कि हर लेवल पे, सोसाइटी के हर लेवल पे आप देखिए जो कैंडिडेट भाजपा देती है लोकसभा के चुनाव में 2019 में हमने देखा था, एससी और ओबीसी मिलाकर यूपी का अगर आप सिर्फ देखें तो 57% इनके जो कैंडिडेट थे वो ओबीसी और एससी मिलाकर थे 2019 में। विधानसभा चुनाव यूपी का जब हुआ तब भी 50% उससे ज़्यादा थे। अगर आप योगी जी का मंत्रिमंडल देखें, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल देखें, तो नंबर ऑफ ओबीसी देखिए, उसकी भागीदारी सबसे ज़्यादा है। ये बदलाव, बाय द वे, भाजपा में पहले ऐसा नहीं होता था। भाजपा की एक जो इमेज जो थी, ब्राह्मण बनियों की जो पार्टी है, एलीट पार्टी है, जी हाँ, सबलों की पार्टी चेंज किया गया। और वेरी बिग फैक्टर of new BJP is the joining of OBCs and scheduled castes with the BJP, and especially non-Yadav OBCs and non-Yadav Dalits, लेकिन वो भी अब बदलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक बड़ी चीज है कि जब आज राहुल गांधी जोर शोर से चिल्ला रहे हैं कि नहीं, एससी एसटी पीछे रह गए, ओबीसी पीछे रह गए, उनके लिए कुछ नहीं, वो क्रांति की जरूरत है, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे डेंजरस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। आप मेरिट को जो है एक तरह से कह सकते हैं उसको ऐसा मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि इस देश में मेरिट को कभी कोई वरीयता दी ही नहीं गई, और चूंकि सवर्णों के हाथ में पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम रहा जो उनका प्रोपोगेशन है, इसलिए जो पिछड़ी जातियां, एससी एसटी, इनके साथ कभी न्याय नहीं हो पाया। जबकि उसी सिस्टम के तहत देश के सभी वर्ग का रिप्रेजेंटेशन तमाम सर्विसेज में रहा। आप जुडिशरी से लेकर नीचे आप सिविल सर्विसेज, तमाम चीजों में देखें, ये जो रास्ता है, जो इंटरप्रिटेशन का जो ये तरीका है, यह कितना खतरनाक है देश के लिए। क्या समाज को हम इग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सामाजिक न्याय हर एक आदमी चाहता है, लेकिन जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात है, जिस तरह से ये बात की जा रही है, ये कई देशों में पहले ट्राई किया जा चुका है। अब एग्जांपल देखिए,
वेनेजुएला का एग्जाम्पल देखिए, क्यूबा का, चाइना का एग्जाम्पल देखिए। जब इस तरह से किया जाता है तो समाज का को पूरी तरह से उथल पुथल जो है वो क्या इस तरह, राहुल गांधी एक वर्ड यूज करते हैं क्रांति। क्रांति कैन बी वेरी नेगेटिव थिंग ऑल्सो, कैन बी पॉजिटिव थिंग ऑल्सो। लेकिन क्रांति जो होती है वो अगर आप बिल्कुल ही बेसमझे तरह से इसको करें तो यू कैन बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। इस देश में द काइंड ऑफ सोशल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज हैपेंड इन दिस कंट्री हैज नॉट हैपेंड इन एनी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी। आप अपने आसपास देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, जितनी कंट्रीज में जो ब्रिटिश शासन के बाद जो इंडिपेंडेंट हुई, किसी भी देश में इस तरह का रिडिस्ट्रीब्यूशन या इस तरह का जो लैंड राइट से लेकर कास्ट और क्लास तक हुआ, वो भारत की तरह किसी देश में नहीं किया गया। इस देश में अगर आप और इससे ज्यादा आप बिल्कुल ही कर देंगे तो ये तो बिल्कुल ही बेमनी बात हुई। एक बड़ी चीज जो कि आपकी लेटेस्ट बुक में भी आई थी, इंडियाज डेकेड में, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद से उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज किया, गवर्नमेंट का जो बेसिक सिस्टम है उसके अंदर जिस तरह के रिफॉर्म किए, और उसमें अगर एक स्पीच अगर एक पूर्व प्रधानमंत्री का जो कि राहुल गांधी के अपने पिता राजीव गांधी थे, वो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में ये कहा करते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। और आज जो जाम की ट्रिनिटी है जो कि जिसको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रोपोगेट किया और जिसको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट किया, और उसका जो फायदा है वह 100% जो है, अगर 100 रुपये भेजे जा रहे हैं तो 100 रुपये गरीब तक पहुंचे, पिछड़े तक पहुंचे। यह जो कारगर हुआ है यह शासन पिछले 10 साल में, उसके सामने जो राहुल गांधी का जो पूरा रेटोरिक है उसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि क्या कांग्रेस इस बात पर मोरल हाई ग्राउंड ले सकती है? देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू रहे, उसके बाद श्री शास्त्री रहे, आप जो ध्यान रखिए इंदिरा गांधी इनकी दादी लंबे समय तक शासन, इनके पिताजी रहे। तो अगर ओबीसी एससी एसटी अगर विकास की दौड़ में अगर इनके हिसाब से अगर पीछे छूट गए, हालांकि सोशल पैरामीटर्स कुछ और कहानी कहेंगे, तो क्या इसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है? ये गिरबान में खुद झांकने की जरूरत है या बाहर किसी और पर हमला करने की आवश्यकता है? देखिए, तथ्य तो ये है कि पिछले 10 सालों में वी हैव सीन द क्रिएशन ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ अ वेलफेयर स्टेट इन दिस कंट्री, अ वेलफेयर स्टेट 2.0। देखिए, सब सरकारें गरीब पर पैसा खर्च करती है, बात यह है कि वो पैसा गरीब तक पहुंचता है कि नहीं। राजीव गांधी ने कहा था अपने एक स्पीच में कि जैसे आपने भी कहा कि 15 पैसे 100 पैसे में से पहुंचते हैं गरीब के पास। जो जैम ट्रिनिटी से क्या हुआ कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सिस्टम शुरू किया, ये एक भारत में बिल्कुल एक यूनिक चीज़ हुई है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक आईडी सिस्टम, द मोबाइल फोन रेवोल्यूशन एंड चीप डेटा। आप देखिए, इस देश में करीब 2014 में फाइनेंशियल इंक्लूजन सिर्फ 20% थी। आज की डेट में 4 साल में जैम के थ्रू इट बिकेम 80%। 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली स्पीच थी 15 अगस्त को लाल किले से, उन्होंने 2 चीज़ें उसमें अनाउंस करी थी। एक उन्होंने जनधन का अनाउंसमेंट किया था और एक स्वच्छ भारत का। बहुत लोगों ने उस पर हंसी उड़ाई थी, बहुत लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद 15 अगस्त को ये अनाउंस किया जाता है। अगस्त के एंड में जनधन अकाउंट की शुरुआत होती है, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। लोगों ने बोला है तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आप देखिए विद इन 4 और 5 ईयर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन 80% हुई। इस देश ने 500 मिलियन प्लस बैंक अकाउंट्स खोले हैं पुअर के लिए। किसी भी देश में इतिहास में इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन इतने कम समय में नहीं हुई। उसका फायदा ये हुआ कि पहले लोग कहते थे कि ये तो फर्जी अकाउंट है। आप देखिए, हमने रिसर्च जब किया तो देखा एवरेज मनी पर अकाउंट टुडे is 2,500 rupees per month in these accounts. Out of the 500 million plus accounts, 470 million plus accounts are active account. active मतलब कि जिसके अंदर महीने में कम से कम 2 ट्रांजैक्शन होती हैं। उससे फायदा ये हुआ कि सरकार हमेशा पैसे खर्च करती थी, सरकार पता नहीं था पुअर है किधर। अब बिकॉज अकाउंट खुल गए तो जितनी भी डीबीटी की स्कीम्स थी वो आपको आंकड़े देते हैं। 2014 में, क्योंकि ये मनमोहन सिंह के समय से पहले का चल रहा है, ये आधार जो है मनमोहन सिंह के समय में बनाया गया। डीबीटी भी उस समय 2013 जनवरी में ये सिस्टम शुरू हुआ था। जी हाँ। उसके बाद 56 डिस्ट्रिक्ट में इसका ट्रायल किया गया और वो फेलियर रहा। जब तक उसकी त्रुटियां थोड़ी ठीक की गई तब तक मोदी जी पावर में आ गए। Modi's genius was that Prime Minister Modi put his entire political weight and his political capital behind Jan Dhan Aadhaar and Aadhaar, and उन्होंने जो political इसको जो एक पुश दिया सेंट्रल पीएमओ की तरफ से, उससे बहुत फर्क पड़ा। अब आप देखिए, उस समय 2014 में करीब सिर्फ 2013-14 के दौरान, जब इंक्लूड मनमोहन सिंह पीरियड, सिर्फ 7,500 करोड़ की डीबीटी ट्रांसफर की गई थी। आज की डेट में वो करीब 2.5 लाख करोड़ है।
इतना इतना डिफरेंस हुआ। उस समय सिर्फ करीब 10 करोड़ बेनिफिशियरी थे, आज की डेट में 90 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरी हैं। जो एक्सपेंशन हुआ डीबीटी स्कीम का, उस समय सिर्फ 10 या 12 स्कीम थी, आज की डेट में 300 साढ़े 300 से ज्यादा स्कीम्स हैं। तो जो आज की डेट में करीब 800 मिलियन पीपल आर इन दिस कंट्री हैव गॉट बेनिफिट्स थ्रू सम स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट और द अदर, और ये स्टेट गवर्नमेंट स्कीम से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो सिस्टम बनाया गया है, ये वर्ल्ड बैंक को देख लीजिए, IMF को देख लीजिए, सबने इस बारे में बात करी। ये एक जो एक्चुअल जो शिफ्ट हुआ है, और इसीलिए भाजपा जो चुनाव जीत रही है पिछले 2014 के बाद, आपने देखा है भाजपा हैज वन मोर इलेक्शन देन इट इज लॉस्ट, और जब हारी भी है तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा पहले से बेटर रहा है उन चुनावों जहाँ पे वो हारी है। जी हाँ, जैसे कि आप विधानसभा चुनाव में भी जहाँ पर सत्ता में नहीं आ पाए, वहां पर भी वो परसेंटेज और नंबर्स काफी बड़े। उसमें लोग ये कहते हैं कि ये तो हिंदू मुसलमान करते हैं, सिर्फ यही करते हैं। देखिए, बात ये है कि लोग सिर्फ इसलिए वोट नहीं करते हैं। भाजपा जो पहले पुअर की पार्टी नहीं थी, आज न्यू बीजेपी इसलिए बनी क्योंकि बीजेपी इज नाउ द प्राइमरी पार्टी ऑफ द विलेज एंड ऑफ द पुअर इन नॉर्थ इंडिया, एंड दैट हैपेंड लार्जली बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स एंड दिस वेलफेयर व्हील। तो ये वो सारे तथ्य हैं जो कि डॉक्टर साहब रख रहे थे, और उससे जो है ये पता चलता है कि जिस तरह की बातें उछाली जाती है, जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं सिर्फ वोट पाने के लिए, आप किसी भी किस्म की नेगेटिविटी तक जा सकते हैं, उसके बीच देश किस तरीके से आगे बढ़ा है। और खासतौर पे चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस में है, तीसरे टर्म के लिए वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, और जो तमाम प्रेडिक्शन भी कहते हैं कि बहुत कंफर्टेबली वो जो है फिर से सत्ता में आ रहे हैं। तो पिछले 10 साल में आखिर OBC SC ST के मोर्चे पर हुआ क्या है, देश ने कितनी छलांग लगाई है, ये कुछ आंकड़े जो कि डेटा क्रंचिंग में डॉक्टर साहब की महारत हासिल है, जो आपके सामने रखे। तो इसलिए जब वोट करिए सोच समझकर कीजिए, तथ्यों को ध्यान में रखिए, सिर्फ जो है हल्ले गुल्ले पर मचाइए।